दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित वर्ल्ड फेमस बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में। ये बुक इतनी पावरफुल है कि इसकी अब तक 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा कॉपी सेल हो चुकी हैं और इसे संदीप महेश्वरी सर ने भी सबको पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर द्वारा बनाए गए नाजी यातना शिविरों में जीवन बिताने वाले कैदियों की सच्ची कहानी है। इस किताब के लेखक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने खुद उस नाजी यातना शिविर में अपने जीवन के 3 साल बिताए और इस बुक में लेखक उसी हिटलर द्वारा बनाए गए यातना शिविरों के अनुभव बता रहे हैं। जितने भी लोग यातना शिविर में कैदी बनकर गए थे, उसमें से 10% से भी कम लोग जिंदा बचकर वापस आ सके। आखिर उन 10% लोगों ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए ऐसा क्या किया? उनके पास कौन सी ऐसी शक्ति या टेक्निक थी जिस वजह से वे इतनी यातनाएं सहने के बाद भी जिंदा बच पाए? विक्टर फ्रैंकल ने इसका कारण भी बताया है और वो कारण मैं आपको इस वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में बताऊंगा। अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और हो सके तो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले कई दिनों से करीब 1500 बंदी 24 घंटे सफर कर रहे थे। रेलगाड़ी के डिब्बे कैदियों से इस तरह ठुसे हुए थे कि केवल खिड़कियों के ऊपरी हिस्से से ही दिन के प्रकाश की हल्की सी झलक मिलती थी। इसके बाद रेलगाड़ी किसी बड़े स्टेशन के पास शंटिंग करने लगी। कैदियों में से कोई चिल्लाया, यहाँ एक संकेत दिखाई दे रहा है, ऑश्विट्ज। उस एक क्षण में मानो सबके दिल की धड़कन थम सी गई। ऑश्विट्ज, यह नाम तो सबके लिए गैस चैम्बर, शवदाह गृह और बंदियों की सामूहिक हत्या का दूसरा नाम था, लेकिन उनके जीवन में तुरंत मौत नहीं लिखी हुई थी। वह गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन सब की मौत टल गई। आखिरकार हमारी गाड़ी मंजिल पर जा पहुंची। पिछले 4 दिनों से हर बंदी के लिए डबल रोटी का टुकड़ा ही पेट भरने का साधन था। हमसे कहा गया कि अपना सामान गाड़ी में ही छोड़कर कतारें बना लें। स्त्री और पुरुषों की 2 कतारें एक बड़े अधिकारी के आगे से गुजर रही थीं और वह अपने हाथ की एक उंगली से बंदियों को दाईं या बाईं ओर जाने का संकेत दे रहा था। हम में से किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस आदमी की उंगली के संकेत के पीछे कौन सा भयानक अर्थ छिपा हो सकता है, जो केवल दाएं या बाएं जाने का ही संकेत दे रही थी। उसके अधिकतर संकेत बाईं ओर के लिए ही थे। हमें उसी दिन शाम को उस उंगली के खेल के मायने समझ में आ गए। यह हमारे जीवन या मृत्यु के लिए लिया गया पहला फैसला था। हमारे काफिले के अधिकतर व्यक्तियों यानी लगभग 90% साथियों के लिए यह मौत का फरमान था। जो लोग बाईं ओर भेजे गए थे, उन्हें स्टेशन से सीधा कदम ताल करते हुए शवदाह गृह की ओर भेज दिया गया और फिर वे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दिए गए। जब हम भीतर गए तो एक अधिकारी हम सबके इंतजार में पहले से वहां मौजूद था। वह बोला, मैं तुम सबको 2 मिनट का समय देता हूँ और यह समय मेरी घड़ी के हिसाब से होगा। इन 2 मिनटों के भीतर तुम्हें अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। लोगों ने बेहिचक अपने कपड़े फाड़ने आरंभ कर दिए। समय कम हो रहा था। वे मारे घबराहट के और भी बदहाल हो रहे थे। घबराकर अपने अंतर वस्त्र, बेल्ट और जूतों के तस्मों से उलझ रहे थे। फिर हमने पहले कोड़े की फटकार सुनी। नंगे बदन पर चमड़े के कोड़े मारे जा रहे थे। इसके बाद हम सबको झुंड बनाकर एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हमारी हजामत हुई सिर समेत हमारे शरीर के किसी भी अंग पर बाल का एक कतरा तक नहीं छोड़ा गया। शाम को हमारी झोंपड़ी में बंदी अधिकारी ने अपना भाषण देते हुए छत पर लटक रही बल्लियों की ओर इशारा किया और कहा कि अगर किसी ने पैसे या कीमती चीज छिपाने की कोशिश की तो वह उसे उसी बल्ली से लटकाकर मार देगा। अधिकतर बंदियों को फटेहाल चीथड़ों से बनी वर्दी पहनने को मिलती, जिसकी तुलना में शायद खेतों में कौओं को भगाने के लिए लगाए गए काग भगोड़े भी सुंदर दिखते होंगे। शिविर की झोंपड़ियों के बीच कीचड़ फैला रहता। कोई उसे जितना भी साफ करने की कोशिश करता, उसे उतना ही अधिक उसके संपर्क में आना पड़ता। नए कैदियों को बड़े ही चाव से उन दलों के बारे में विस्तार से बताया जाता जिन्हें शौचालय साफ करने और मल ढोने का काम करना होता था। हमेशा की तरह ढलानयुक्त खेतों की ओर मल ढोते समय कुछ गंदगी छलक कर ढोने वाले के चेहरे पर आती। अगर वह घृणा जाहिर करता या अपना मुंह साफ करने की कोशिश करता तो सिपाही का कोड़ा बरस जाता था। इसलिए सारे बंदी जल्द ही सामान्य प्रतिक्रियाएं देना बंद कर देते थे। एक दिन उन कैदियों में से एक की मौत हो गई। एक एक कर सारे कैदी उस शव के पास आने लगे, जो अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था। एक ने उसका आलू का बचा हुआ भोजन लपक लिया। दूसरे ने तय किया कि लाश के लकड़ी के जूते उसके अपने जूतों से बेहतर हो सकते थे और उसने उन्हें बदल लिया। एक तीसरे आदमी ने लाश के कोट के साथ यही किया और एक अन्य आदमी को जो पाकर बेहद खुशी मिली, उसे जानकर तो आप भी चकित रह जाएंगे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसे क्या मिला होगा? उसे उस लाश की जेब से एक लंबी डोरी मिली जो फटे और टूटे हुए जूतों को बांधने में मदद कर सकती थी। मैंने एक चिकित्सा सहायक से उस शव को वहां से हटाने का आग्रह किया। उसने उस शव को टांगों से पकड़ा, कच्चे ऊबड़ खाबड़ फर्श पर घसीटता हुआ ले गया
और 2 तख्तों की पंक्तियों के बीच बने बरामदे में लुढ़कने के लिए छोड़ दिया। मुझे अपने पास पड़े उन शवों से कोई फर्क नहीं पड़ता था जिनमें कीड़े रेंग रहे होते थे। हम सब लंबे समय तक भरपेट भोजन न मिलने की वजह से बहुत दुबले और मरियल हो गए थे। शिविर में कुछ ही माह बिताने के बाद हम उन 6 इंच की ऊंचाई पर बनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लायक नहीं रह गए थे। कमजोरी के कारण हमें किसी चौपाए की तरह अपने हाथों पर भार देते हुए अपने आप को सीढ़ियों से ऊपर घसीटना पड़ता था। मार पिटाई और अपमान का जहर, बंदियों को जरा जरा सी बातों के बहाने जमकर पीटा जाता था और कई बार तो उन बेरहम अधिकारियों को बहाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। मिसाल के लिए एक बार की बात बताता हूँ। हम सभी जंगल में थे और हमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर मिट्टी की ऊपरी परत खोदनी थी जो बर्फ के साथ जमकर कड़ी हो चुकी थी। वहाँ पानी के पाइप डाले जाने थे। तब तक मैं शारीरिक रूप से बहुत दुबला हो गया था। हमारे साथ लाल टमाटर जैसे गालों वाला फोरमैन भी आया था। उसका चेहरा निश्चित रूप से मुझे किसी सूअर के चेहरे की याद दिलाता था। मैंने देखा कि उसने उस कड़कड़ाती सर्दी में सुंदर गर्म ऊनी दस्ताने पहन रखे थे। वह कुछ देर तक लगातार मुझे चुपचाप देखता रहा। मैंने महसूस किया कि मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी होने ही वाली है। मेरे आगे मिट्टी का ढेर पड़ा था जिसे देखकर फौरन अंदाजा लगाया जा सकता था कि मैंने तब तक कितनी मिट्टी खोदी थी। अचानक वो फोरमैन मुझे बोलने लगा, सुअर कहीं के, मैं कब से तुझे ही देख रहा हूँ। अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि काम कैसे करते हैं। जरा देख कि तू कैसे अपने दांतों से ये मिट्टी खोदेगा। तू जानवर की मौत मरेगा। मैं 2 ही दिन में तेरा सफाया करवा दूंगा। लगता है तूने सारी जिंदगी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। तू करता क्या था खबीस? कोई काम धंधा करता था? मैं एक डॉक्टर था, एक विशेषज्ञ। मैंने पलट कर जवाब दिया। वह झट से मुझ पर लपका और किसी पागल की तरह चिल्लाते हुए घूंसे और लातें बरसाने लगा और तब तक मारते रहा जब तक मैं अधमरा ना हो जाऊं। एक आम मजदूर 10.5 औंस डबल रोटी तथा 1/3 प्रिंट पतले सूप पर प्रतिदिन जीता था। उसे उसके परिवार की जानकारी से अनजान रखा जाता था जो दूसरे शिविरों में भेज दिए गए थे या शायद गैस चैम्बरों के हवाले कर दिए गए थे। मैं उस रात को कभी नहीं भुला सकूंगा जब मैं एक बंदी साथी की कराहें सुन उठ बैठा था। वह नींद में कोई बुरा सपना देखते हुए बुरी तरह से छटपटा रहा था। मैं उस बेचारे को नींद से जगा देना चाहता था। अचानक ही मैंने उसे जगाने के लिए बढ़ाए गए हाथ को वापस पीछे खींच लिया। मैं यह सोचकर ही डर गया कि मैं क्या करने जा रहा था। मैं उस एक क्षण में अचानक ही इस तथ्य के प्रति सजग हो गया कि सपना भले ही कितना भी भयानक क्यों न हो, वह हमारे शिविर की भयानक सच्चाई से तो बुरा नहीं हो सकता था। यदि मैं उसे जगा देता तो वह फिर से इस भयानक माहौल में वापस आ जाता। बंदियों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था और भोजन पाने की उनकी कुदरती इच्छा ही उस समय उनकी सबसे बड़ी जरूरत थी। उनका सारा मानसिक जीवन इसी जरूरत के आसपास टिका था। जब हमारी चमड़ी के नीचे चर्बी की आखिरी परत तक खत्म हो गई तो हम ऐसे कंकालों की तरह दिखने लगे जिन्हें चमड़ी और फटे चीथड़ों में ढांप दिया गया हो। हम देख सकते थे कि हमारे ही शरीर हमें निगलने लगे थे। शारीरिक गठन ने अपने ही प्रोटीन को पचाना आरंभ कर दिया था और मांसपेशियां गायब हो गई थीं। इसके बाद शरीर में मानो किसी भी विरोध के लिए कोई ताकत ही नहीं बची। हमारी झोंपड़ी के सारे सदस्य एक के बाद एक मौत के मुंह में जाने लगे। हम में से हर कोई इस बात का बिल्कुल सही अंदाजा लगा सकता था कि इसके बाद किसकी बारी आएगी और कितने समय में उसकी अपनी बारी आने की उम्मीद है। मौत को कई बार अपने आसपास देखने के बाद हम उसकी सभी निशानियों को अच्छी तरह पहचानने लगे थे, जिस वजह से हमारे अंदाजे बिल्कुल सही निकलते थे। ये लंबे समय तक नहीं टिकने वाला। अब इसकी बारी है। हम एक दूसरे के कानों में फुसफुसाते। एक सुबह मैंने एक ऐसे आदमी को बच्चों की तरह बिलखते सुना जिसे मैं बहुत बहादुर और जिंदा दिल इंसान समझता था। वह रो रहा था क्योंकि पैरों में सूजन होने के कारण वे जूतों में समा नहीं पा रहे थे और अब उसे बर्फीले फर्श पर नंगे पांव निकलना पड़ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मेरी बीवी जिंदा थी या उसे मार दिया गया था और मेरे पास यह जानने के लिए कोई उपाय भी नहीं था। बहुत कम मात्रा में भोजन मिलने की वजह से शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल रहा था और साथ ही कैदियों में सेक्स की इच्छा भी लगभग न के बराबर हो गई थी। यहाँ तक कि बंदी रात को सपनों में भी स्वयं को सेक्स से जोड़कर नहीं देख पाते थे। लेखक एक बहुत ही भयानक घटना सुनाते हुए कहते हैं कि मैं पुराने कैंप के एक मित्र से मिला। उसने मुझे बताया कि किस तरह कैंप के पुलिस अधिकारियों को लाशों के ढेर से कटा हुआ मांस का टुकड़ा एक बर्तन में से मिला जिसे खाने के लिए पकाया जा रहा था। वहां इंसानी मांस खाने की नौबत आ गई थी। शिविर में आने से पहले मुझे यकीन हुआ करता था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते, जैसे हम इसके या उसके बिना नहीं सो सकते, हम इसके या उसके बिना नहीं जी सकते। जबकि हम ऑशविज में पहली रात ऐसे बिस्तरों में सोए थे जो एक के ऊपर एक कतार में लगे हुए थे। करीबन 6.5 से 8 फीट के प्रत्येक तख्त पर 9 बंदी सो रहे थे। तकिए न होने की वजह से कैदियों को अपना सिर अपनी बाजू पर ही टिकाना पड़ रहा था।
जो एक ही स्थान पर रखे जाने की वजह से अकड़ रही थी। फिर भी हमने गहरी नींद ली और कुछ घंटों के लिए मानो हर प्रकार के कष्ट और जुल्म से छूट मिल गई। दोस्तोवस्की का एक कथन है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज के आदी हो सकते हैं। मैं ऐसे ही कुछ और आश्चर्यों के बारे में बताना चाहूंगा जो उस दौरान हमने अपनी सहन शक्ति की सीमा के बारे में जाने। हम अपने दांत साफ नहीं कर सकते थे। इस मजबूरी और विटामिन की भयंकर कमी के बावजूद हमारे मसूड़े पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और मजबूत थे। हमें करीबन 6 माह तक एक ही कमीज को तब तक पहनना होता था जब तक वह दिखने में कमीज लगनी बंद नहीं हो जाती थी। हम कई दिनों तक अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे क्योंकि नलों में पानी जम जाता था और फिर भी हमारे गंदे हाथों पर पड़े छालों और फफोलों में मवाद नहीं भरता था। हम में से कई लोगों को पहले कच्ची नींद की शिकायत थी। ये लोग हल्की सी आहट सुनकर भी नींद से उठकर बैठ जाया करते थे, लेकिन अब यही लोग शोर शराबे के बावजूद अपने उस साथी के भार तले दबे गहरी नींद लेते पाए जाते थे जो उनके कान से कुछ ही इंच की दूरी पर लंबे लंबे खर्राटे भर रहा होता था। कैंप का आखिरी दिन हमें आदेश दिया गया कि 3 आदमियों के शव कांटेदार तारों वाली बाड़ के बाहर दफना कर आएं। कैंप में अब केवल हम दोनों ही इतने ताकतवर बचे थे जो ऐसा कोई काम पूरा कर सकते थे और इसी का फायदा उठाते हुए हमने वहां से भागने की योजना बनाई। हमने अपनी योजना तैयार की। पहली बार में हम मेरे दोस्त का झोला बाहर ले जाने वाले थे जिसे कपड़े धोने के उस पुराने टब में छिपाया जा सकता था जो ताबूत का काम कर रहा था। जब हम दूसरा शव ले जाते तो उस समय मेरा झोला बाहर ले जाया जा सकता था और फिर तीसरे दौरे के साथ ही हमने भागने की योजना तैयार की थी। पहले 2 दौरे तो योजना के अनुसार ही रहे। तीसरी लाश लेने के लिए जब हम वापस आए तो मैं इंतजार करने लगा और मेरा दोस्त डबल रोटी का कोई टुकड़ा तलाशने लगा ताकि हम आने वाले दिनों में जंगल में कुछ खा सकें। मैं इंतजार करता रहा। कुछ मिनट और बीत गए। जब वह वापस नहीं आया तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। 3 साल की कैद के बाद मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी आजादी की कल्पना कर रहा था कि लड़ाई के मोर्चे की ओर भागकर जाने का क्षण कितना शानदार होगा। लेकिन आखिरकार इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि युद्ध में हिटलर की हार हो गई थी और उसने दुश्मन के हाथों पकड़े जाने के डर से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। ज्यों ही मेरा दोस्त वापस आया, कैंप का प्रवेश द्वार खोल दिया गया। एक आलीशान एल्यूमिनियम रंग की कार धीरे धीरे चलते हुए परेड मैदान तक आई जिस पर विशाल रेड क्रॉस पेंट किए गए थे। ये लोग हमारा इलाज करने और हमें बचाने आए थे और फाइनली हम उस नर्क से आजाद हो गए। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि क्यों सिर्फ 10% से भी कम लोग ही अपने आप को ऐसी भयानक परिस्थिति में भी जिंदा रख पाए। जानने के लिए आगे देखते रहिए क्योंकि यही पॉइंट आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ऑथर बताते हैं कि एक दिन मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि उसने एक सपना देखा जिसमें उसे किसी ने बताया कि वे सभी लोग 30 मार्च तक आजाद हो जाएंगे। वह अपने सपने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज झूठी नहीं हो सकती। धीरे धीरे वह दिन नजदीक आ रहा था, लेकिन युद्ध के मोर्चे से आने वाले समाचार सुनकर ऐसा नहीं लग रहा था कि हम उस दिन तक आजाद हो सकेंगे। 29 मार्च को अचानक उस व्यक्ति को तेज बुखार हो गया। 30 मार्च को वह बेसुध हो गया और 31 मार्च को वह इस संसार से जा चुका था। लोगों के लिए उसकी मृत्यु का कारण टाइफस का रोग था, लेकिन उसके मृत्यु की असली वजह थी वह उम्मीद जो उसने गंवा दी, वह लक्ष्य जो उसने गंवा दिया और वह सपना जो उसने गंवा दिया। ऑथर डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि ऐसे ही कैदियों ने सबसे पहले प्राण त्यागे जो अपने भविष्य की सारी उम्मीद खो चुके थे। उन्होंने भोजन या दवाओं के अभाव में प्राण नहीं त्यागे। आशा का अभाव, जीवन में एक उद्देश्य का अभाव ही उनकी मृत्यु का कारण बना। इसके विपरीत ऑथर ने स्वयं को जीवित रखा और इस सोच को बनाए रखा कि एक ना एक दिन युद्ध समाप्त होगा और वे फिर अपनी पत्नी से भेंट करेंगे। हर रात वे सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने अवचेतन मन में यही सोचते रहते और इसी बात का सपना देखते रहते कि युद्ध समाप्त हो गया है और वे ऑशविट्ज के अपने अनुभव एक व्याख्यान में लोगों को बता रहे हैं। इसी सपने ने उनको उस नर्क में जीवित रखा। तो पूरे पार्ट 2 को मैं सिर्फ एक सेंटेंस में बताऊं तो वह सेंटेंस होगा, जिस व्यक्ति के पास जीवन जीने का कोई कारण होता है उसके लिए किसी भी मुसीबत को सहन करना सरल हो जाता है। एक बार सुनने से समझ ना आए तो बैक जाकर फिर से सुन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो दोस्तों, ये थे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स जो मैंने आपको मैन सर्च फॉर मीनिंग इस बुक से बताए हैं। ये बुक इतनी बढ़िया है कि इसमें दी गई जिंदा रहने के संघर्ष की कहानी आपको अंदर से मानसिक रूप से मजबूत बना देगी और किसी भी तरह की मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आपको डटकर खड़ा रहना सिखा देगी। इसीलिए हर किसी को ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक को खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना।
सपने सच होते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। याद रखना दोस्तों, जिनके सपने मर जाते हैं वो एक जिंदा लाश की तरह होते हैं। आप चाहे कुछ भी करें लेकिन अपना सपना ना छोड़ें, क्योंकि सपने के बिना जीवन जिया नहीं जाता, सिर्फ काटा जाता है। इसलिए सपने देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सपने सच होते हैं।